बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, हम मुसलसल जो है कर्व फिटिंग और रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। मैंने आखिरी लेक्चर में आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने ये कर्व, ये डेटा गिवन था और उसमें हमने ये इक्वेशन, ये कर्व फिट की थी। बेसिकली ये कर्व नहीं, स्ट्रेट लाइन है y = a + bx, इसको फिट की थी और इसको क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बहरहाल आज हम अपनी डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था y = a + bx, इसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं और आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? सबसे पहले ये फ़र्क देखें। आप लोगों ने पढ़ा था y = a + bx, ये इक्वेशन पढ़ी थी। यानी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल y सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अभी जो आप पढ़ेंगे उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। दो या दो से ज्यादा हो जाए तो हम इसको मल्टीपल रिग्रेशन कहेंगे। लीनियर इसलिए कह रहे हैं कि ये इक्वेशन उसी तरह लीनियर है। अगर आप गौर कर रहे हैं तो इसमें ना x1 का स्क्वायर है, ना x2 का स्क्वायर है, ना इस तरह जैसे x1 x2 किस्म के टर्म्स इसमें मौजूद नहीं है। इसलिए ये इक्वेशन जो है लीनियर फॉर्म में है। बहरहाल हम बाकायदा एक एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन भी आपको नज़र आएगी और आप जो है ना इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने के काबिल भी हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्वेश्चन क्या है? An experiment was conducted to determine if the weight of animal can be predicted after a given period of time on the basis of initial weight of the animal and the amount of feed that was eaten. The following data measured in kilograms were recorded. अच्छा जी, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि एक जानवर है, एक एनिमल है, क्या हम उसका फाइनल वेट, जिसको मैं y कह रहा हूं, क्या हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हमें उसका इनिशियल वेट गिवन हो, x1 उसका इनिशियल वेट और x2 उसका फीड का जो वेट है वो उसका हमें गिवन हो। बिलफर्ज हमें पता है कि एक जानवर है, अभी उसका वजन है 42 किलोग्राम्स और उसको एक खास अरसे तक हम 272 किलोग्राम का जो फीड खिलाते हैं, तो उसके बाद उसका वजन कितना हो जाता है? 95 हो जाता है। ये एक जानवर की बात है। बहरहाल इस तरह ये तकरीबन 10 जानवरों का हमारे पास रिकॉर्ड है। ये उनका शुरू में वजन था, फिर एक खास अरसे तक उनको इतने किलोग्राम खाना खिलाया गया और आखिर में उनका ये वजन हो गया। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल y x1 पे भी डिपेंड करता है और x2 पे भी डिपेंड करता है। बहरहाल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फिट अ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म y = a + bx1 + cx2। इस फॉर्म की इक्वेशन इस डेटा को फिट करना, ठीक है ना। ये कर्व फिटिंग टेक्निक है, रिग्रेशन भी कहते हैं, कर्व फिटिंग भी कहते हैं। बहरहाल हमने इस फॉर्म की एक इक्वेशन इसको फिट करनी है और फिर उसी इक्वेशन को जो फिट कर लेंगे तो फिर उसकी मदद से आपने प्रेडिक्शन करनी है। प्रिडिक्ट द फाइनल वेट ऑफ एन एनिमल हैविंग इनिशियल वेट ऑफ 35 किलोग्राम, यानी शुरू में उसका वजन 35 किलोग्राम था, एंड दैट इज गिवन 250 किलोग्राम ऑफ फीड, और इतना उसको खाना खिलाया गया तो एक खास अरसे तक। तो बहरहाल इतना किलोग्राम उसका वजन था और एक खास अरसे में उनको इतने किलोग्राम खाना खिलाया गया, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं उसका वजन कितना हो जाएगा? ये जो आप इक्वेशन मालूम करेंगे उसकी मदद से हम ये काम भी करेंगे। बहरहाल ये तो क्वेश्चन था यहां तक। अब हम यहां सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम. We have to fit
y equal to a plus bx1 plus cx2 to given data. For this purpose the normal equations are, और ये वो normal equation है। ये normal equation जरा उससे मुख्तलिफ हैं जो आपने पिछली दफा देखी थी, क्योंकि इक्वेशन बदल गई तो उसकी नॉर्मल इक्वेशन भी बदल जाती है। ये इक्वेशन आती किस तरह है मैंने थोड़ा सा इधर जिक्र किया, अगेन मैं बता रहा हूं, पिछली दफा मैंने बताया था ये रफ में है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। बेसिकली होता यह है कि ओरिजिनल जो इक्वेशन है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू, अगर उस पर आप समेशन अप्लाई कर लें तो, और समेशन की प्रॉपर्टीज जिनको मालूम है उनको पता है कि उससे ये इक्वेशन बन जाती है। और इसी तरह अगर इस इक्वेशन को, इसी गिवन इक्वेशन को आप x1 से पहले मल्टीप्लाई कर लें और बाद में समेशन अप्लाई कर लें तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। और अगर इसी इक्वेशन को x1 के बजाय x2 से मल्टीप्लाई कर लें, x2 से, और फिर समेशन अप्लाई कर लें तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो बहरहाल हमारे पास ये तीन नॉर्मल इक्वेशन हैं और इन इक्वेशन की मदद से हमें ये ए, बी और सी जो अननोन पैरामीटर है ये हमें मालूम करने हैं। याद रखें चूंकि हमारे पास तीन अननोन हैं ए, बी और सी, इस इक्वेशन में तीन अननोन है इसलिए हमें तीन इक्वेशन चाहिए। पिछली दफा जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास दो अननोन थे ए और बी, लिहाजा तब हमने दो इक्वेशन बनाई थी, दो नॉर्मल इक्वेशन बनाई थी। बहरहाल इस नॉर्मल इक्वेशंस के लिए हम जो है ना जरूरी कैलकुलेशन करते हैं और वो कैलकुलेशन यहाँ मौजूद है। इस कैलकुलेशन में ये तीन कॉलम जो है y का, x1 का और x2 का, ये इधर ऊपर से आया है। ये देखिए जो गिवन डेटा है, ये देखिए y का कॉलम, x1 का कॉलम, x2 का कॉलम, ये एज इट इज कॉपी हो गया है, ये एज इट इज इधर कॉपी हो गया है। y का कॉलम भी कॉपी हो गया, x1 का, x2 का कॉपी हो गया। बाकी मैंने कुछ और कॉलम बनाए हैं। कौन से कॉलम बनाए हैं? जैसे x1 y बनाए। ये क्यों बनाया है? क्योंकि बाद में मुझे समेशन x1 y चाहिए, देखें, तो उसके लिए जरूरी कॉलम ये है। इसी तरह x2 y का कॉलम बनाए हैं क्योंकि बाद में मुझे समेशन x2 y चाहिए। जहां तक समेशन y का ताल्लुक है वो तो आपको इस कॉलम को टोटल करने से ही मिल जाएगा। इसी तरह समेशन x1, इस कॉलम को टोटल करने से आपको यहाँ ये समेशन x1 मिल जाएगा। समेशन x2 आपको इस कॉलम के टोटल करने से मिल जाएगा। अलबत्ता ये जरा देखें, अब जैसे x1 का स्क्वायर, तो हमारे पास इस तरह x1 के स्क्वायर का कॉलम होना चाहिए जिसका टोटल हम करेंगे तो वो यहाँ पुट करेंगे। इसी तरह x1 x2 है तो हमारे पास एक कॉलम है x1 x2, वो कॉलम होना चाहिए क्योंकि इस कॉलम का टोटल होगा तो वो यहाँ पर पुट होगा। इसी तरह x2 का स्क्वायर तो वो x2 का स्क्वायर है। बहरहाल इस तरीके का कार पे मैंने ये कॉलम बनाए हैं। इसके बाद मैंने ये कैलकुलेशन की है। बिलफर्ज ये आपके पास ये x1 y है, ये कहाँ से आया है? ये चले कैलकुलेटर से जरा देखें इसको, थोड़ा बहुत आपको समझ आना चाहिए कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, अब बिलफर्ज आप चले इसके ही देखें, ये x1 y की जो है 3990 ये कहाँ से आया है? आप ऊपर देखें, ये x1 y है, x1 की वैल्यू है 42 और y की वैल्यू है यहाँ पर 92। तो यहाँ आप पुट करें 42 इंटू 92, 42 मल्टीप्लाई बाय 92 और इंटर प्रेस करें। आप देखें, अच्छा ये 95 था, मैं गलती कर गया हूँ। देखिए फिर कर लेते हैं, 42 इंटू 95, 42 मल्टीप्लाई बाय 95 और इंटर प्रेस करें तो ये 3990 वो मैंने इधर कॉपी कर लिया है। जरा x2y देखें कहाँ से आया है। x2y के लिए बेसिकली ये x2 की 272 इसकी वैल्यू है और y की वैल्यू 95 है। तो देखिए 272 मल्टीप्लाई बाय 95 और ये आपको समझ आ गई होगी कि 25840 कहाँ से आया है। इसी तरह x1 x2 की वैल्यू है 11424, ये किस तरह आया है? होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि मैंने 42 को 272 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह 42 मल्टीप्लाई बाय 272 तो 11424 ये इस तरह आ गया। इसी तरह ये x1 का स्क्वायर है, क्या मतलब? ये 42 का स्क्वायर है। देखें 42 मल्टीप्लाई बाय 42 ये आपके पास आ गया 1764। इसी तरह ये जो वैल्यू है 73984 ये असल में 272 का स्क्वायर है। देखें 272 मल्टीप्लाई बाय 272 ये 73984 ये वैल्यू आ गई और मैंने इधर कॉपी कर दी।
बहरहाल इस तरह जैसे मैंने एक रो बताया, इस तरह मैंने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट की हैं और आखिर में मैंने हर कॉलम का टोटल किया है। इस कॉलम का टोटल किया तो वो समेशन y हो गया, इसी तरह इस कॉलम का टोटल किया समेशन x1 हो गया, लेकिन वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं जरा सहूलत के लिए। बाकी चीजें यही है। चले थोड़ा सा देख लें इसको। ये देखें, इस कॉलम के नीचे मैंने यहाँ समेशन y लिखा है, इसके नीचे समेशन x1 x2 इसी तरह, और ये उनकी वैल्यूज हैं, उन कॉलम्स को टोटल किया हुआ है बस, और ये उनकी वैल्यूज आ गई हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया कि वो जो नॉर्मल इक्वेशन है उसमें हमने अब ये वैल्यूज पुट करनी है, ये वैल्यूज मैंने इन नॉर्मल इक्वेशन में पुट करनी है। अगेन मैं बता रहा हूं ये सिर्फ आपकी सहूलत के लिए कि मुझे बार बार ऊपर नीचे वो वापस जाकर आपको ना बताना पड़े, मुझे इसलिए मैंने ये पोर्शन दोबारा ऊपर से कॉपी किया है। ये रफ वर्क है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें समेशन y की जगह मैंने 825 ये पुट कर दिया है। अच्छा n चूंकि आप गौर करेंगे ये 10 ऑब्जर्वेशन है, अगर आप देखेंगे तो ये डेटा में 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 रोज है, इसलिए यहां मैंने 10 पुट किया है। समेशन x1 यहां से 379 ये पुट हो गया, इसी तरह ये समेशन x2 की जगह पुट हो गया 2417। बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2417 पहले लिखते हैं कि सी पहले लिखते हैं, लेकिन अलजबरे में हमारी आदत यह है कि हम इस तरह के नंबर पहले लेफ्ट पे लिखते हैं और जो इस तरह के अल्फाबेट्स होते हैं वो राइट पे लिखते हैं। तो इस तरह मैंने लिखा है। बहरहाल मैंने इन इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट की हैं, आप भी चेक कर ले, इस तरह ये इक्वेशंस आ गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्या काम है? नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि नाउ वी हैव टू यूज द क्रैमर रूल टू सॉल्व दीज इक्वेशन फॉर अननोन वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। इन इक्वेशन में 3 अननोन है a, b और c। इनकी खातिर अब हम क्या करेंगे, क्रैमर रूल। लेकिन क्रैमर रूल कोई जरूरी नहीं है, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। गॉस एलिमिनेशन मेथड से, सिंपल एलिमिनेशन मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्जन से, किसी भी मेथड से। बहरहाल मैं क्रैमर रूल से कर रहा हूं, मुझे ये जरा आसान लग रहा है। बाकी जरूरी नहीं, आपको कोई और आसान लग रहा है तो बेफिक्र होके करें, एग्जाम में इस पर मार्क्स कोई नहीं कटते। असल बात यह है कि ए, बी और सी की वैल्यू मालूम करनी है। बहरहाल सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए के जो कोएफिशिएंट है, बी के कोएफिशिएंट है और सी के कोएफिशिएंट है इन इक्वेशन, उनका एक डिटरमिनेंट बना लेंगे। देखें ये ए का कोएफिशिएंट है, ये देखें ये वाले, इसी तरह ये बी के कोएफिशिएंट इधर आ गए हैं और सी के कोएफिशिएंट ये, और ये एक डिटरमिनेंट बन गया है। और आप गौर करें ये 3/3 डिटरमिनेंट है। पिछली दफा हमारे पास चूंकि 2 अननोन थे तो 2/2 डिटरमिनेंट आ रहा था, अभी 3/3 आ गया। इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसको हम इस पहले रो पर एक्सपेंड करते हैं। वैसे तो किसी भी रो किसी भी कॉलम पर कर सकते हैं, लेकिन मैं पहली रो पर एक्सपेंड कर रहा हूं इसको। पहले ये 10 देखें, ये 10 उठाकर मैंने इधर लिखा, 10 मैंने ये 10 उठा के मैंने इधर कॉपी किया, और फिर देखें ये रो जिसमें 10 मौजूद है और ये कॉलम जिसमें 10 मौजूद है, यही 10, ये रो जिसमें 10 मौजूद है और ये कॉलम जिसमें 10 मौजूद है, ये दोनों छोड़ के जो बाकी पोर्शन है वो एक छोटा डिटरमिनेंट मैंने इधर बना दिया। ये देखें 14533 यहां आ गया, 92628 यहां आ गया, 92628 अगेन यहां आ गया, और 601365 यहां आ गया। तो बहरहाल 10 लिखेंगे और साथ ही 10 जिस रो और जिस कॉलम में है वो छोड़ के बाकी डिटरमिनेंट 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा इसके साथ प्लस साइन लगता है, आगे फिर माइनस हो जाता है। प्लस साइन का मतलब यह है कि 10 के साथ अगर यहां पर जो भी साइन होता है वो एज इट इज आ जाता है। अगर ये -10 होता तो हम यहां -10 ही लिखते, मतलब इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगले वाले का साइन चेंज करेंगे। 379 का साइन चेंज करेंगे, माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। और ये देखें जिस कॉलम में और जिस रो में 379 है, ये देखें जिस रो में और जिस कॉलम में 379 है उसको छोड़ देंगे, और बाकी ये जो वैल्यूज हैं 379, 92628 और 2417 और 601365, इनका एक छोटा डिटरमिनेंट 2/2 डिटरमिनेंट इधर लिख लेंगे, प्लस
प्लस ये देखें ना, ये इसका साइन चेंज नहीं किया था, इसका चेंज कर लिया था, अब इसका चेंज नहीं करेंगे। 2417 एज इट इज कॉपी कर लेंगे और जिस कॉलम और जिस रो में 2417 है वो छोड़ के बाकी पोर्शन एक छोटे डिटरमिनेंट के साथ इधर लिख लेंगे। आगे क्या होता है, del 0 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो है ना, ये इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया है कि दिस इज, अगर ये है आपको ये नंबर, माउस पॉइंटर को देखें, इस नंबर को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको कहते हैं एडी माइनस बी सी, ये वो एडी माइनस बी सी है जो ब्रैकेट में मैंने किया है, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, क्योंकि बी और सी एक ही जैसा है तो लिहाजा 92628 का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 379 अपनी जगह आ गया, अगेन ब्रैकेट। अब जरा देखें 379 इससे मल्टीप्लाई होगा 601365, ये इधर आ गया, माइनस 2417 मल्टीप्लाई बाय 92628, ये इधर आ गया और ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस ये 2417 मल्टीप्लाई बाय यही कुछ किया है मैंने, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। अलबत्ता जरा बात काफी आगे बढ़ गई थी इसलिए वर्ड की वजह से वो इधर के बजाय इधर आके उसने लिख लिया। बहरहाल जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू, सो del 0 इक्वल टू 18530,816। अच्छा जी, इसी तरह फिर हम ये आगे सॉल्व करेंगे del a को, del b को और del c को। ये del a कहां से आया, देखिए मैंने इसी डिटरमिनेंट को कॉपी कर दिया है इधर, लेकिन अगर आप और करेंगे तो ये वाली जगह पर कुछ और लिखा हुआ है, बाकी एज इट इज है। सिर्फ असल में चूंकि मैं कर क्या रहा हूं, मैं del a मालूम कर रहा हूं, तो इसमें ये a वाले कोफिशिएंट हैं, इन a वालों की जगह आप क्या लिख लेंगे, ये देखें इन इक्वेशन में ये जो इक्वल टू से इस साइड पर है जो लेफ्ट पर वैल्यूज हैं, ये आप उठा के del a में यहां लिख लेंगे, यहां वो ओरिजिनल a वाले कोफिशिएंट के बजाय ये कांस्टेंट लिख लेंगे और इसको इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, आपकी दफा आपके पास ये आंसर आएगा। इसी तरीके से हमने del b को मालूम किया है, लेकिन del b के लिए देखें पहले एज इट इज सारा कॉपी हो गया, अलबत्ता वो जो b वाले कोफिशिएंट है उनकी जगह ये कांस्टेंट लग गए जो ऊपर से आए हैं, इसी तरह यहां c में हुआ और इसको हमने तीनों को इसी प्रोसेस से सॉल्व किया है। नेक्स्ट, नाउ अब क्रैमर रूल से अब हम क्या करेंगे, क्रैमर रूल हमें बताता है कि a बराबर होता है del a बाय del 0, b बराबर होता है del b बाय del 0, c बराबर होता है del c बाय del 0। तो del a की वैल्यू ऊपर से कॉपी करेंगे, del 0 की वैल्यू ऊपर से कॉपी करेंगे और यह भी आपने ऊपर मालूम कर दिया, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, यह आंसर आ जाएगा। b del b बाय del 0, ऊपर से वैल्यूज कॉपी करेंगे, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू ये आ गई, इसी तरह ये c की वैल्यू आ गई और फाइनली आप ये तीनों वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, a की, b की और c की वैल्यूज ओरिजिनल इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, एक मिनट, अच्छा ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स टू, इसमें a b और c की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अब आप ये वैल्यूज आपके पास आ गई हैं, तो a की जगह a की वैल्यू पुट करें, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू पुट करें, तो ये इक्वेशन, ये आपके पास जो है ना एक कर्व फिटिंग का काम यहां मुकम्मल हो गया। ये गिवन डेटा को वो इक्वेशन फिट हो गई है, यहां पर वो काम खत्म हो गया। अब हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे। Now let us use this equation to predict the final weight y of an animal having initial weight x1, और x1 कितना है वो हमें गिवन था 35 किलोग्राम एंड दैट इज गिवन 250 किलोग्राम ऑफ फीड। तो x1 उसको था, पहले शुरू में उसका वजन 35 किलोग्राम था और उसको जो फीड दिया गया था वो 250 किलोग्राम था। तो अब जरा देखिए इस इक्वेशन में x1 की जगह हम पुट करेंगे 35 और x2 की जगह हम पुट करेंगे 250, ये मैंने पुट किया और जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 81.01। मतलब ये है कि जिस जानवर का शुरू में वजन 35 किलोग्राम है और एक खास अरसे तक उसने टोटल इतने किलोग्राम का फीड खाया है, तो उसका आखिर में वजन हम इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि वजन उसका इतने किलोग्राम तक चला जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही था। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि मल्टीपल रिग्रेशन में, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम कर्व फिटिंग किस तरह करते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हम कर्व फिटिंग किस तरह करते हैं। ये वही प्रॉब्लम है जो आपने इससे पहली दफ़ा किया, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें प्रॉब्लम ज़रा आसान था। डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ ज़रा मसला ज़्यादा कम्प्लेक्स हो गया था। डिपेंडेंट वेरिएबल y अब की दफ़ा x1 और x2 दो पे डिपेंड कर रहा था, तो इस वजह से सिचुएशन ज़रा कम्प्लेक्स हो गई। लेकिन आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से, इतना कोई ख़ास मुश्किल भी नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। हमने इसको फिट किया और हमारे पास आंसर आ गया, कर्व हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन आ गया जो डेटा को फिट हुआ। और फिर हमने उसको इस्तेमाल भी किया कि भाई एक ख़ास जानवर है और उसका 35 किलोग्राम वज़न है शुरू में, और 250 किलोग्राम एक ख़ास अरसे तक उसने टोटल जो खाना खाया है वो 250 किलोग्राम है, तो उसका आखिर में वज़न y कितना होगा। तो हमने बेसिकली ये जो इक्वेशन मालूम हुई थी उसमें ये वैल्यूज पुट की और सॉल्व किया, तो पता चला 81.01 किलोग्राम। ये इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपने एप्लीकेशन भी देख ली। तो होपफुली हमारे स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।